यह तो बड़ी तात्विक बात हुई। भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा करना, परंतु उसे भूमि पर उतारने के लिए योजना बनानी होती है और उस लक्ष्य को, जिसको टेंजिबल कहते हैं, ग्राउंड पर, वो भूमि पर कैसा दिखेगा, क्या परिणाम क्या होगा, भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा का ठोस रूप क्या है, इसका विचार करना होता है। क्योंकि करना तो वही होता है, ये तो हमारा लक्ष्य है, तो हम वहाँ पहुँचेंगे तो वह साकार होगा, परंतु उसको साकार करने के लिए क्या 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 करना होगा और उस साकार रूप में वो लक्ष्य कैसा दिखेगा, इस रूप में हमें विचार करना चाहिए। तो हमने वह भी लिखा हुआ है, बोला हुआ है, हमने कई बार उसे पढ़ा हुआ भी है, और जैसे ही मैं कहूँगी वह तुरंत स्मरण में आ जाएगा या ध्यान में आ जाएगा। जैसे 2064 में हमने ग्रंथों में भी पढ़ा है, स्वप्न सिद्धि में जो हमने लक्ष्य दिया है वो सिद्ध हुआ। तो क्या है, भारत में जितने भी विद्यालय नाम से चलते होंगे विद्या केंद्र, वे सारे भारतीय शिक्षा देने वाले और भारतीय पद्धति से चलने वाले होंगे। ये ठोस रूप में हमारा लक्ष्य हुआ। अब ये जब हम कहते हैं तब उसका स्वरूप और स्पष्ट करना होता है कि इसका अर्थ क्या है। भारतीय पद्धति से चलने वाले होंगे और भारतीय ज्ञान देने वाले होंगे, ऐसा कहना। तो पहला प्रश्न आता है, ये क्या सारे के सारे नए विद्यालय होंगे? क्योंकि आज तो किसी भी विद्यालय में भारतीय शिक्षा नहीं दी जाती है, तो फिर क्या नए विद्यालय करेंगे तभी ये संभव होगा, या फिर अभी जो है उसमें परिवर्तन करके होगा? आज की स्थिति में कहेंगे कि आज अगर विद्यालयों का रूपांतरण करने जाएंगे तो कुछ नहीं होता है। ये तो हमारा अनुभव है। किसी भी विद्यालय को कहो नहीं ऐसे नहीं, भारतीय पद्धति से, वो कहेंगे संभव नहीं, वो कहेंगे हमें नहीं करना, वो कहेंगे आज के युग में नहीं हो सकता, ऐसे तो होगा नहीं। तो फिर नए ही गुरुकुल शुरू करने होंगे। हम कहने के लिए उचित शब्द हमारा किसी भी विद्यालय के लिए गुरुकुल होगा। नए गुरुकुल शुरू होंगे क्या सबके सब? नहीं, सबके सब नहीं, परंतु अधिकांश रूप में भारतीय ज्ञान देने वाले, भारतीय पद्धति से चलने वाले गुरुकुल होंगे। पर्याप्त संख्या में नए गुरुकुल शुरू होंगे। ये 2052 से 2064 के अंतिम दप में होगा, यानी हमारे गुरुकुल शुरू होने लगेंगे 2052 में। 2064 में ये पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में हो जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य हुआ, परंतु ये पूर्ण कथन का 1/3 हिस्सा हुआ। दूसरा तृतीयांश क्या है? जो विद्यालय, जो गुरुकुल चलते होंगे, जो विद्या केंद्र चलते होंगे, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय भी हो, जो चलते होंगे उनका क्या होगा? तो क्या ऐसा होगा कि नए शुरू होने वाले तो भारतीय गुरुकुल होंगे, परंतु जो चलते होंगे वो तो अपनी पद्धति से चलते ही होंगे। तो भारत में 2 प्रकार के विद्यालय होंगे, एक गुरुकुल और एक मैकॉले, ऐसे दोनों प्रकार के चलते होंगे ना। ऐसा भी नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है कि नए तो शुरू होंगे, वे पूर्ण भारतीय पद्धति के और भारतीय ज्ञान देने वाले होंगे, परंतु जो पहले से चलते हैं उनमें से जो भी रूपांतरण करना चाहते हैं अपने आप का भारतीय स्वरूप में, उनका रूपांतरण हो जाएगा। कुछ तो अपने आप, अपने सामर्थ्य से ही करेंगे, कुछ को हम सहायता करेंगे, हम मार्गदर्शन करेंगे, हम सहायता करेंगे, हम उनको सिखाएंगे कैसे रूपांतरण करना।
तो 12 वर्ष के काल में इस प्रकार के जो अपना रूपांतरण करना चाहते हैं, ऐसे वर्तमान विद्या केंद्र भारतीय गुरुकुल में रूपांतरित हो जाएंगे। ये दूसरा तृतीयांश हुआ। तीसरा तृतीयांश क्या है? ऐसे विद्या केंद्र होंगे जो रूपांतरित होना नहीं चाहेंगे। वे कहेंगे हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, हमको रूपांतरित नहीं होना है। तो उनका क्या होगा? फिर ऐसा होगा क्या कि 2 तृतीयांश तो भारतीय गुरुकुल हैं और 1 तृतीयांश तो मैकॉले के चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं होगा। तीसरी स्वाभाविक निष्पत्ति ये है कि ऐसे विद्या केंद्र बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे, इसका क्या अर्थ है? जब नालंदा तक्षशिला पर कुतुबुद्दीन अली ऐबक ने आक्रमण किया तो उसका नाश कर दिया, भवन नष्ट किए, लाइब्रेरी जला दी, अध्यापकों को और छात्रों को या तो भगा दिया, वो तो मार दिया, ऐसे नष्ट कर दिए। हम कुतुबुद्दीन अली ऐबक नहीं हैं कि जो विद्यालय नहीं बनना चाहेंगे भारतीय, उनको नष्ट कर देंगे, भौतिक रूप में नष्ट कर देंगे, ऐसे तो नहीं है। तो क्या होगा? ये विद्यालय स्वतः बंद हो जाएंगे क्योंकि कोई उसमें जाएगा नहीं। वो उस रूप में वो हमारे नई पीढ़ी के छात्र और उनके माता पिता अपने बच्चों को उनमें भेजना बंद कर देंगे। तो फिर वो भवन तो रहेंगे, अध्यापक भी रहेंगे, सब रहेंगे। उनका क्या होगा? तो अध्यापक सारे या तो अपना व्यवसाय बदल लेंगे, या निवृत्त हो जाएंगे, या भारतीय बन जाएंगे। 3 विकल्प उनके पास रहेंगे। और भवनों का क्या होगा? उनमें व्यापारी कामकाज चलेगा या सरकारी ऑफिस चलेंगे, जो भी उनका अलग से उपयोग होना है वो होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा लक्ष्य है ठोस रूप में सर्वत्र भारतीय शिक्षा ही दी जाएगी और भारतीय पद्धति से दी जाएगी। तो सर्वत्र गुरुकुल और विद्यापीठ ऐसे ही होंगे। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को और ठोस रूप में देखना है तो क्या हम 140 करोड़ जनसंख्या के लिए कितने प्रकार के विद्यालय चाहिए? तो वे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, इस रूप में गिनती करेंगे क्या? 140 करोड़ में से कितने लोगों के लिए प्राथमिक, कितनी संख्या में माध्यमिक, कितनी संख्या में उच्च शिक्षा के, कितनी संख्या में विश्वविद्यालय? जैसे आज 1000 के ऊपर विश्वविद्यालय हैं, क्या उस समय हमारे विद्यापीठ 1000 से ऊपर ऐसी संख्या में होंगे? वो सारे विश्वविद्यालय विद्यापीठ बन जाएंगे, ऐसा होगा क्या? जितने संख्या में महाविद्यालय हैं उतनी संख्या में ही महाविद्यालय चलेंगे क्या? जितनी संख्या में प्राथमिक विद्यालय, जैसे 7 लाख गांव अभी हैं, तो क्या 7 लाख गुरुकुल चलेंगे जो बाल अवस्था में जो छात्र हैं उनको शिक्षा देंगे? नहीं। ये जो मॉडल है प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, ये मॉडल नहीं रहेगा। मॉडल भी हमारा होगा और इसलिए पहले हम ये 3 भागों में विभाजित करेंगे: कुटुंब शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा और लोक शिक्षा। इन 3 भागों में इसका विभाजन होगा और फिर 3 भागों में क्या क्या होगा इसका निरूपण तो पहले होगा। तो फिर पितामही विद्यापीठ में हम 10 वर्ष की आयु तक गृह गुरुकुल की कल्पना करेंगे कि 10 वर्ष की आयु तक वो घर में ही संस्कारों की और व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करेगा। संस्कार, सद्गुण, सदाचार, कर्मेंद्रियों की कुशलता आदि प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा।
उसी प्रकार से आगे हमको ऐसे ऐसे विद्या केंद्र चाहिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम घर में कैसा होता है उसकी शिक्षा देंगे। और फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में 15 वर्ष तक किशोर अवस्था तक और विवाह पूर्व की युवावस्था तक कैसी शिक्षा देगा वो होगा। अभी हम पितामही विद्यापीठ में आजीवन शिक्षा की जो बात करते हैं, ऐसे आजीवन शिक्षा की चिंता करने वाले विद्यालय अथवा गुरुकुल भी होंगे, जिसमें गृहस्थाश्रम कैसा होगा इसके विद्या केंद्र, वानप्रस्थाश्रम कैसा होगा उसके विद्या केंद्र, घर में संन्यास्ताश्रम। अभी संन्यास्ताश्रम को लेकर हमारे मन में भी बहुत दुविधा है ही। जैसे हर 75 वर्ष पूर्ण हो गए तो शेष आयु में संन्यास्ताश्रम होना चाहिए। तो क्या जितने 75 वर्ष से ऊपर हैं उनको क्या हम गेरुआ वस्त्र पहनकर घर छोड़कर भिक्षाटन करने के लिए प्रवृत्त करेंगे? ऐसा संन्यास्ताश्रम होगा नहीं। संन्यास्ताश्रम केवल 75 वर्ष की आयु वाले होते हैं ऐसा नहीं। सन्यासी तो 25 वर्ष की आयु में भी होते हैं और 50 वर्ष की आयु में भी होते हैं। अभी भी हम देखें तो सन्यासी के साथ संन्यास्ताश्रम 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद ऐसा जुड़ा नहीं है। तो मन की एक अवस्था होती है, व्यवहार की एक पद्धति होती है, जो घर में रहकर संन्यास्ताश्रम, घर में रहकर वानप्रस्थाश्रम, इसकी बात करने वाले तो पितामही विद्यापीठ के अंतर्गत चलने वाले विद्या केंद्र होंगे। इनकी संख्या का अनुपात कैसे करेंगे, ये विचार हमको बीच वाले जो 2 अभी तप हैं उसकी संख्या निर्धारित करना, उसकी व्याप्ति निर्धारित करना, उसका स्वरूप निर्धारित करना। तो एक कुटुंब शिक्षा के गुरुकुल, कुटुंब शिक्षा के विद्यापीठ पर्याप्त संख्या में उस समय चलते होंगे। हो सकता है उसके बाद के 50 वर्ष में कुटुंब शिक्षा के गुरुकुल चलना बंद हो जाए, क्योंकि परिवार कुटुंब में यदि स्वाभाविक ही शिक्षा मिलने लगेगी तो फिर उनकी आवश्यकता तो नहीं रहेगी। ऐसा मानकर ही कुटुंब शिक्षा के गुरुकुल चलेंगे, विद्यापीठ चलेंगे। लोक शिक्षा के लिए विद्यापीठ आज तो नहीं चलते, या पहले भी नहीं चलते थे, परंतु अभी चलने पड़ेंगे, क्योंकि कुटुंब शिक्षा का वही सही स्वरूप अभी तो प्रचलन में नहीं है। इसलिए लोक शिक्षा के व्यास विद्यापीठ भी पर्याप्त संख्या में और उचित स्वरूप के चलेंगे। रही बात हमारे मुख्य प्रवाह जो हैं गुरुकुल और विद्यापीठ, जो विद्यालयीन शिक्षा के लिए हैं, उनके विषय में हमें बहुत अच्छी तरह से विचार करना होगा। जैसे प्री प्राइमरी विद्यालय आज जो चलते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। अर्ली प्राइमरी जिसको कहते हैं, या 5 से 10 वर्ष, वो भी एकदम अर्ली प्राइमरी नहीं हुआ, परंतु ये बाल वय आधा समझो, उतने लिए भी जो प्राथमिक विद्यालय चलते हैं वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी संख्या में ये विद्यालय कम हो जाएंगे इसका विचार करो। उतनी संख्या गृह गुरुकुल में शिफ्ट हो जाएगी और उसका स्वरूप अलग ही होगा। रजिस्ट्रेशन आदि सब गृह गुरुकुल का या व्यास विद्यापीठ के विद्यापीठों का करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ये 8 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद वास्तव में विद्या केंद्र या गुरुकुल शुरू होंगे। उसमें भी 2 प्रकार होंगे। एक अर्थकरी शिक्षा के, ये सारे विद्यापीठ हमारे त्रिवर्ग पुरुषार्थ के आधार पर चलेंगे, परंतु भाग तो 2 होंगे। एक
धर्म करी शिक्षा के गुरुकुल और एक अर्थ काम करी शिक्षा के गुरुकुल। काम को अर्थ के साथ में ही जोड़ना चाहिए, क्योंकि अर्थ की मूल प्रेरणा या प्रयोजन तो काम ही है। काम माने इच्छा, आवश्यकता, उनकी पूर्ति के लिए तो अर्थार्जन होता है, इसलिए अर्थ काम। तो अर्थ काम करी शिक्षा और धर्म करी शिक्षा ऐसे दो होंगे। क्यों? अर्थ करी शिक्षा में अर्थ सापेक्ष रहेगा, अर्थार्जन करना सिखाना। धर्म करी शिक्षा में अर्थ निरपेक्ष विशेष रूप से सिखाना होगा, ऐसे चलाना होगा। तो धर्म करी शिक्षा के गुरुकुल और अर्थ काम करी शिक्षा के गुरुकुल, ऐसे दो प्रकार मुख्य प्रवाह की जो विद्यालयीन शिक्षा है उसमें रहेंगे। आज ये करने की बहुत आवश्यकता है। अगर गुरुकुल संकल्पना में हमने देखा होगा तो तपोवन गुरुकुल ये है, ये धर्म करी शिक्षा के गुरुकुल रहेंगे, संख्या उनकी कम रहेगी। अर्थ करी शिक्षा के गुरुकुल सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में होंगे, क्योंकि 70, 75, 80% लोगों को उद्योग में ही जाना चाहिए, वाणिज्य में जाना चाहिए। इसलिए अर्थार्जन सिखाने वाले गुरुकुलों की संख्या सर्वाधिक होगी। उसमें विभिन्न प्रकार के विद्या केंद्र चलेंगे और उसमें उद्योग, उत्पादन केंद्रीय शिक्षा, ये सारे उत्पादन के केंद्रों में चलेगी। उत्पादन के केंद्रों में माने कृषि गुरुकुल खेतों में चलेगा और उसके आचार्य अथवा कुलपति स्वयं कृषक ही होंगे। जो पेशे से कृषक नहीं है, जो स्वभाव से कृषक नहीं है, जो वंश परंपरा से कृषि नहीं करता है, जो जिसकी कृषि विद्या उसको हस्तगत हस्तामलकवत नहीं है, वो तो कृषि विद्यालय, कृषि गुरुकुल नहीं चला सकता, कृषि विद्यापीठ नहीं चला सकता। तो कृषक द्वारा कृषि गुरुकुल चलना, बुनकर द्वारा वस्त्रोद्योग चलना और वस्त्र निर्माण गुरुकुल चलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी का काम करने वाला गुरुकुल चलना। ऐसे जो भी व्यवसाय के केंद्र हैं, उत्पादन करने वाले केंद्र हैं, वे सब शिक्षा के केंद्र बनेंगे, गुरुकुल बनेंगे। हाँ, ये बात है कि जितने बुनकर हैं वो सारे के सारे गुरुकुल नहीं चलाएंगे, परंतु उसमें से उत्तम बुनकर जो हैं वो बुनकरी का गुरुकुल चलाएंगे। उत्तम कुम्हार हैं वो मिट्टी काम के गुरुकुल चलाएंगे। ये सब अर्थकरी शिक्षा के हैं, ये सब उत्पादन करने वाले हैं, इसलिए वो गांव में होंगे और इन सब का मिलाकर ग्राम गुरुकुल होगा। ग्राम गुरुकुल में केंद्रवर्ती ग्राम एक गुरुकुल होगा। गुरुकुल के आचार्य और छात्र गांव में जितने भी उद्योग चलते हैं उनके साथ समायोजन करके एक ऐसा तंत्र खड़ा करेंगे जहां सारे उद्योग शुरू होंगे, चलेंगे, नई पीढ़ी को सिखाए जाएंगे। तो शिक्षा के केंद्र उत्पादन केंद्रों में ही रहेंगे। ये हमारा उद्योग गुरुकुल होगा। तो एक प्रकार उद्योग गुरुकुल का ग्राम केंद्रीय, एक प्रकार वाणिज्य गुरुकुल का जो नगर में होगा। ग्राम में वाणिज्य नहीं होता, ग्राम में उत्पादन होता है, नगर में उत्पादन नहीं होता, नगर में वाणिज्य होता है। उसके बाद जिनको विभिन्न विद्याएं माने वाणिज्य और उत्पादन, ये तो अर्थकरी शिक्षा के मुख्य हो गए। उसके बाद कामकरी शिक्षा में जो विशेष रूप से होते हैं वो सारे कलाओं के गुरुकुल माने संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, साहित्य कला, काव्य कला,
चित्रकला, ये सारे जितने भी ये हैं वो सारे गुरुकुल का एक प्रकार होगा। ये केवल अर्थकरी भी नहीं है, केवल धर्मकरी भी नहीं है, ये दक्षिणा के आधार पर, पुरस्कार के आधार पर चलते हैं। उसका एक मॉडल हमको तैयार करना होगा कि ये गुरुकुल कैसे चलेंगे। और तीसरा प्रकार ये धर्मकरी है, उसमें वैद्यों की विद्या, माने प्राण रक्षा करने वाली ये सारे जो शास्त्र हैं उनके होंगे, आदिजनन, अध्यापन, ये भी सारे इसी में आएंगे। और हमारे जितने भी धर्म शास्त्र और तत्व ज्ञान के शास्त्र हैं वे सारे इसी में चलेंगे। ऐसे तीसरा विभाग होगा गुरुकुलों और विद्यापीठों का, जिसका लाक्षणिक नाम हम तपोवन गुरुकुल कहते हैं। शस्त्र शास्त्र, वैद्य विद्या, योग विद्या, ये सारी विद्याएं जो हैं, जो अन्नमय प्राणमय से लेकर आनंदमय तक का विकास करती हैं, जो दर्शन और धर्म, संस्कृति, ज्ञान, अध्यात्म ये सब सिखाती हैं, वो एक तपोवन गुरुकुल का हिस्सा होगा। और ऐसी रचना होगी कि शासन, प्रशासन, इसमें ही सैन्य भी आ जाता है। और ये सारा चलाने वाले लोग इस तपोवन गुरुकुल में अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करते होंगे। IAS का, IPS का केंद्र भी तपोवन गुरुकुल होगा, उनको वहीं पर शिक्षा प्राप्त करनी है। शासन करने वाले लोगों को भी मंत्री कैसे बना जाता है, चुनाव कैसे जीते जाते हैं, वो सिखाने वाले गुरुकुल भी तपोवन गुरुकुल होंगे, क्योंकि शासन प्रशासन भी उनको ही चलाना है जो धर्मशास्त्र में अत्यंत अच्छी तरह से शिक्षित और दीक्षित हैं। तो एक प्रकार हमारा तपोवन गुरुकुल का होगा, वह पूर्ण रूप से अर्थनिरपेक्ष ही होगा। जो हम दीक्षा और समीपाणी और ये सब कहते हैं वो वहाँ लागू होगा। अर्थकरी शिक्षा में जो शिक्षा का पक्ष है वो तो पूर्ण रूप से निःशुल्क ही होगा, परंतु उसमें क्या होगा, जैसे कृषि गुरुकुल में छात्र पढ़ रहे हैं, वो तो उस कृषि कर ही रहे हैं, धान्य का उत्पादन हो ही रहा है, वो धान्य का उत्पादन है, उसका वाणिज्य हो ही रहा है, तो उसकी आय तो हो ही रही है। तो उसका जो काम कर रहे हैं उसके बदले में वहाँ कृषक को अर्थ मिल ही रहा है। तो वो केवल अर्थनिरपेक्ष भी नहीं है, केवल अर्थ सापेक्ष भी नहीं है, परंतु अर्थ के साथ अर्थ प्रवृत्त ऐसा गुरुकुल है। सभी हमारे उत्पादन के गुरुकुल ऐसे ही होंगे, वाणिज्य के गुरुकुल ऐसे ही होंगे, अर्थ के साथ संबंधित हैं। इसलिए पूर्ण रूप से अर्थनिरपेक्ष भी नहीं, पूर्ण रूप से अर्थ सापेक्ष भी नहीं, इस प्रकार के ये सारे गुरुकुलों की रचना होगी। संख्या का अनुपात ऐसे ही रहेगा। संख्या का अनुपात अर्थकरी शिक्षा के गुरुकुल सर्वाधिक, धर्मकरी शिक्षा के या तपोवन गुरुकुल सबसे कम संख्या वाले ऐसे ही रहेंगे। इस प्रकार से हमारा ये गुरुकुलों का पूरा जाल, जिसको चिंतन सत्र में हम राम विद्यापीठ में अभी कल ही देख रहे थे कि ये राम विद्यापीठ की रचना कैसी होगी। राम विद्यापीठ वास्तव में कुलपतियों का निर्माण करने वाला, आचार्यों का निर्माण करने वाला, शास्त्र ग्रंथों की पुनः प्रस्तुति करने वाला, उसके लिए शोध अनुसंधान करने वाला, ऋषि परंपरा निर्माण करने वाला ऐसा विद्यापीठ होगा। तो ये तपोवन गुरुकुल का ही प्रगत स्वरूप है। तपोवन गुरुकुल आगे बढ़ते बढ़ते राम विद्यापीठ में रूपांतरित हो जाएगा, अथवा उसका ही विकास ऐसा होगा। तो इस प्रकार की हमारे गुरुकुलों की संरचना हमें आने वाले 2 तपों में स्पष्ट करके
फिर इस प्रकार की रचना करनी होगी, तब सरकार का शिक्षा विभाग नहीं रहेगा। पूरा देश का शिक्षा विभाग या शिक्षा का दायित्व राम विद्यापीठ को ही होगा और उसके ये सारा देश भर में उसका ये विस्तार होगा। उसी प्रकार से संस्कृति विभाग भी सरकार में नहीं रहेगा, सरकार का संस्कृति विभाग नहीं रहेगा, वह भी राम विद्यापीठ में ही आएगा, जिसके 2 अंग होंगे, लोक शिक्षा और कुटुंब शिक्षा। ये दोनों ही तो संस्कृति के अंग हैं। तो शिक्षा, संस्कृति और अर्थ विभाग भी राज्य के पास, शासन के पास नहीं रहेगा, वो उत्पादक गुरुकुल और वाणिज्य गुरुकुल में आ जाएगा। तो अर्थ और शिक्षा, संस्कृति, ये 3 विभाग तो सरकार के पास नहीं रहेंगे, वो राम विद्यापीठ में ही आ जाएंगे, उनके अधीन होंगे। इसलिए हम व्यास विद्यापीठ में कभी कह रहे थे कि फिल्मों का, सीरियलों का जो सेंसर बोर्ड है वो तो व्यास विद्यापीठ होगा, संस्कृति विभाग नहीं होगा, क्योंकि वह लोक शिक्षा का बहुत प्रभावी माध्यम है। तो ये जो हमारी कल्पना है, इसको अधिक 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 विस्तारित करके फिर इसको एक विद्यापीठ के तंत्र में ढालना, ये हमको 2052 से पूर्व कर लेना होगा और उसके आधार पर फिर ये विद्यापीठों का, गुरुकुलों का विकास होगा और उनकी स्थापना होगी। तब तक ऑफ कोर्स, तब तक भी गुरुकुल तो शुरू होंगे, क्योंकि 12.5% तो गुरुकुल शुरू करना ही है ना। तो पहले 2052 से पहले भी गुरुकुल, विद्यापीठ ये तो शुरू होंगे और ये तो हुए भी हैं। पिता में ही विद्यापीठ हुआ ही है। व्यास विद्यापीठ हम चाहेंगे तो व्यास विद्यापीठ भी शुरू हो सकता है। राम विद्यापीठ तो पुनरुत्थान विद्यापीठ के रूप में चल ही रहा है, ऐसा अगर कहा तो अनुचित नहीं है। इसको अधिक परिष्कृत बनाना, इसको अधिक ठोस बनाना और एक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करना, ये तो 2052 से पहले करना होगा। इस प्रतिमान पर आधारित ऐसे गुरुकुल एक के बाद एक प्रतिवर्ष 100, 500, 1000 के नाते शुरू होंगे। तो 12 वर्ष में पूरे देश भर में ये हो जाएगा। ऐसा विद्यापीठ का लक्ष्य है। नहीं, लक्ष्य तो हम बोलते ही थे कि भारत में भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा करना, ये एक वाक्य का लक्ष्य, उसका जिसको ठोस अर्थ कहते हैं, ठोस रूप कहते हैं, वो ऐसा रहेगा। ये हमारा लक्ष्य है। दर्शन क्या होता है, उसके पीछे हमारी दृष्टि क्या है, विचारधारा क्या है, इसको दर्शन कहते हैं। तो फिर हमारी जो शिक्षा के सूत्र हैं, शिक्षा धर्म सिखाती है, अध्यात्मनिष्ठ शिक्षा, भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित शिक्षा, एकात्म मानव दर्शन के अनुसार शिक्षा, ये हमारा दर्शन का पक्ष रहेगा। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा, स्वायत्त शिक्षा, ये हमारा दार्शनिक पक्ष उसका है। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख सूत्र तो शिक्षा विभाग में, विद्यापीठों में ही होंगे, शिक्षा में ही होंगे। ये हमारा दर्शन है। जैसी शिक्षा वैसा देश, ये हमारा दर्शन है। तो ये जो हमारे मूल तत्व जो हैं, वो सारे हमारे दर्शन हैं। इसके लिए कार्य योजना आधा तो मैंने बताया ही, और कार्य योजना का तो हमें पता है कि शीघ्र ही हमें 12.5% में जो हैं वे विद्यापीठों के, गुरुकुलों के प्रतिमान स्थापित करना, नमूने स्थापित करना, बनाना, ये शुरू करना चाहिए। अब कुछ सीधा पुनरुत्थान के माध्यम से नहीं, परंतु पुनरुत्थान के मार्गदर्शन अथवा सहयोग से हमारे पास 2-3 नमूने हैं। विद्या क्षेत्र चल रहा है, पुनरुत्थान विद्यापीठ नहीं चलाता है, परंतु पुनरुत्थान से
मार्गदर्शन प्राप्त करके, प्रेरणा प्राप्त करके वो चल रहा है। गोतीर्थ विद्यापीठ एक अलग प्रकार का हुआ। पूर्ण प्रमति अपने आप को रूपांतरित कर रहा है कि वो शुरू तो हुआ था, परंतु अब भारतीय पद्धति स्वरूप में वो अपने आप को रूपांतरित कर रहा है। ऐसे अधिक प्रयोग करने होंगे। अब ये विद्यापीठ जो है, जैसे विद्या क्षेत्र हैं, वो वास्तव में धर्मकरी है कि अर्थकरी शिक्षा के हैं, अभी उनका दोनों चल रहा है। धर्मकरी भी करना है, अर्थकरी भी करना है। अर्थकरी करना है तो धर्मकरी से क्या अलग है, धर्मकरी करना है तो अर्थकरी से क्या अलग है, उसका मंथन करते करते वे लोग स्पष्ट हो रहे हैं। गोतीर्थ विद्यापीठ भी ऐसा ही सम्मिश्रण चल रहा है, परंतु वह मुख्य रूप से अर्थकरी विद्या का ही, अर्थकरी शिक्षा का ही केंद्र है। पूर्ण प्रमति भी इसी प्रकार से मुख्य रूप से धर्मकरी शिक्षा का है, तो भी उसमें अर्थकरी और बाकी सारा चल रहा है। धीरे धीरे ये प्रयोग स्पष्ट होते जाएंगे। जितना पुनरुत्थान विद्यापीठ विचारों में और तत्व के प्रतिपादन में स्पष्ट होता जाएगा, उतना उतना ये सारे गुरुकुल भी और नए होने वाले गुरुकुल भी स्पष्ट और ठोस स्वरूप प्राप्त करते जाएंगे। तो कार्य योजना में हमें विद्यापीठ, अभी 3 प्रकार के विद्यापीठ तो मुख्य हैं। माने हम घर, विद्यालय और समाज कह रहे हैं, तो पितामही व्यास विद्यापीठ और राम विद्यापीठ, ये तो 3 मुख्य धाराएं हो गई। परंतु उसमें भी ये जो उद्योग गुरुकुल, उसमें कृषि, वस्त्र आदि भिन्न भिन्न उद्योगों के गुरुकुल हैं, वे जल्दी ही शुरू होने होंगे। कलाओं के विद्यालय शुरू होने ही होंगे। तपोवन विद्यापीठ, तपोवन गुरुकुल शुरू होने ही होंगे। ये 12.5% में हमको इसके नमूने स्थापित करने होंगे, विकसित करने होंगे। इसके लिए जो आचार्य निर्माण है, शिक्षक निर्माण है, वो तो अभी और प्रभावी पद्धति से और ठोस पद्धति से करना होगा। आज हमारा आचार्य अध्ययन संकाय चल रहा है, उसमें 5 हमारी श्रेणियाँ हैं: गौतम, नचिकेता, श्वेतकेतु, भृगु और याज्ञवल्क्य। तो अभी हमारे एक भी आचार्य उसमें बने तो नहीं है। 2018 से शुरू हुई, 2025 में 7 वर्ष पूर्ण हुए अभी आचार्य अध्ययन को। अभी एक भी आचार्य उसमें से बने नहीं हैं। शीघ्र ही हमको ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा कि प्रतिवर्ष हमारे ठीक ठीक संख्या में आचार्य बनने लगे। उसी के अनुसार व्यास विद्यापीठ के, पितामही विद्यापीठ में जो आचार्य बनेंगे, उनकी भी अध्ययन योजना शुरू होकर वहाँ भी आचार्य तो बनने होंगे। तो आचार्य निर्माण करना, इसको हमने बहुत प्रभावी ढंग से अभी शुरू करना चाहिए। ये 12.5% में तो वह चल रहा है, अभी भी 12.5% में। उसके पीछे हमें अधिक शक्ति लगानी होगी। कुटुंब शिक्षा तो प्रत्यक्ष अब का, इसके बाद का तप है ही, तो उसको तो एक 50% में हमको ले आना पड़ेगा। अभी लोकमत परिष्कार के लिए 3 वर्ष अभी हैं, उसमें व्यास विद्यापीठ का कामकाज जरा एकदम पटरी पर चढ़ जाए और शुरू हो जाए, इस प्रकार से हमें करना होगा। और फिर लोकमत परिष्कार में व्यास विद्यापीठ एक बार हो जाता है, तो पितामही विद्यापीठ का काम आने वाले तप में हमको पूर्णता पर पहुंचाना होगा। उसके बाद का आचार्य निर्माण और गुरुकुल शुरू करने का हमारा तप होगा। तो तब तक की कार्य योजना के मुख्य मुख्य पड़ाव मैंने बताए। अभी ये तो 12 वर्षों की बात हुई। उसके आधार पर हमें अब जैसे लोकमत परिष्कार की शेष 3 वर्षों की योजना, कार्य योजना बनाना।
3 वर्षों की बनाने के बाद आगामी वर्ष की कार्य योजना बनाना, इस रूप में हमको आगे भी करना होगा। अभी कुटुंब शिक्षा का हम 12.5% में विचार कर रहे हैं, वास्तव में वो 12.5 नहीं 30-40 हो रहा है अभी कुटुंब शिक्षा का, परंतु वही आगे हमारा और ठोस रूप धारण करेगा। तो 12.5% की चारों तपों में, 5 तपों की माने शेष 4 तपों की जो हमारी संकल्पना है, उसकी भी योजना 1 वर्ष में क्या होगा वो बनानी होगी, 3 वर्ष में क्या होगी वो बनानी होगी। बाद के तप के लिए 50% का मान है वो पितामही विद्यापीठ को ही आ जाएगा, और फिर हमको उसके परिप्रेक्ष्य में शेष 4 तपों की कार्य योजना बनानी होगी। और फिर बाद में शिक्षक निर्माण का जो होगा उसमें 50% शिक्षक निर्माण और बाकी के 12.5 में बाकी सारे, इस प्रकार से हमारा संतुलन करते करते, समायोजन करते करते दीर्घ काल की योजना और उसके अनुषंग में अल्पकालीन योजना ऐसे हमको बनाते जाना पड़ेगा। ऐसे जाएंगे तो कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़नी होगी, कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़नी होगी, और इसलिए अधिक समय देने वाले, केवल इसी को जीवन कार्य बनाने वाले कार्यकर्ताओं की हमें आवश्यकता रहेगी। हम सब इसमें भी दोनों प्रकार होंगे। पूर्ण रूप से नए कार्यकर्ता होना, ये एक जो केवल इसी मिशन में लगे हैं, और जो अभी हैं उनका रूपांतरण होना, अल्पकालीन है पूर्णकालीन बन जाएंगे, अल्पकालीन है पूर्णकालीन बन जाएंगे, ऐसा रूपांतरण भी होगा। उसमें भी वही होगा, जो अपने आप को रूपांतरित करना नहीं चाहते हैं बंद हो जाएंगे। और दूसरी गति ही क्या है, नहीं हम तो जो है वो ठीक है, हमको ऐसा नहीं कार्यकर्ता बनना है, भगवान तुम्हारा भला करे, और क्या होगा फिर। तो गति तो जैसे गुरुकुलों की है वैसे ही व्यक्तियों की भी होगी, क्योंकि व्यक्ति का ही गुरुकुल का प्रत्यक्ष रूप तो आचार्य ही है, मनुष्य रूप तो आचार्य ही है। तो हम सबको अपने आप को आचार्य बनाना होगा, ये सीधी सी बात है। हम अपने आप को आचार्य के रूप में कैसे रूपांतरित करेंगे, इसका विचार कार्यकर्ताओं को करना है। और गुरुकुल और विद्यापीठ के रूप में कार्य कैसे होगा, वे तो आचार्य मिलकर करेंगे तभी होगा। आचार्यों के बिना ये और कुछ कोई कर भी नहीं सकता है, इसलिए अपने आप को आचार्य में रूपांतरित करना ये हमारे सामने लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं के सामने व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है, आचार्य बनना, और विद्यापीठ के सामने लक्ष्य क्या है, देश भर में भारतीय पद्धति के गुरुकुल स्थापित होना और चलना, और देश की शिक्षा को चलाने की ओन करना। हम कहते हैं ना हमेशा, देश की शिक्षा का प्रश्न ओन करो, तो ओन करना क्या होता है, ये होता है। ऐसा हमारा लक्ष्य और कार्य योजना है। अब आप बताओ, जितना समय है उसमें आप बताओ, प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव, अपना अभिप्राय, ये सब करना। ये अर्थकारी शिक्षा में एक चैलेंज ये है कि अभी जो भी व्यवसाय चल रहे हैं भारतीय आधार पर, वो अभी खत्म होने की कगार पर है, तो उसको कैसे संभाल के रखे। करने से होगा, व्यवसाय शुरू करो तो चलेगा, शुरू ही नहीं करेंगे तो कहाँ से चलेगा फिर। ये जो शिक्षा के ऊपर जो प्रस्तावित लोग हैं, और ये जो भी बदलाव होगा कि ये जो गुरुकुल की तरफ आएंगी ज्यादा संख्या में लोग, तो ये बहुत लड़ाई झगड़े और ये सब नहीं होगा। कल ही हमने कहा था, भारत जीतता है तो सामने वाला हारता नहीं है, जीता जाता है, प्रेम से जीता जाता है।
हमने विश्व भर को जीता कैसे? संस्कारों से, ज्ञान से, प्रेम से। कैसे जीता है? जैसे आपने बोला ना, भारतीय जो उद्योग चालू है तो उनको पूर्ण भारतीय रूप से चालू करना, बनाओ। और इसकी परंपरा अभी चालू हो रही है। जैसे व्यवहार में मैं जब देखता हूँ तब फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया हुआ धान खरीदना लोग नहीं चाहते, तेल, कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं, गौ से तैयार हुए प्रोडक्ट अभी इस्तेमाल करने की एक मनीषा जागरूक हो रही है। तो हम ये पूर्ण भारतीयत्व के रूप में जा रहे हैं। संकल्प लोगों का बदल रहा है। एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेद पे आ रहा है, आयुर्वेद को छोड़ के भारतीय आयुर्वेद पे आ रहा है। ये भी उसी दिशा में हम चल रहे हैं, समाज उस दिशा में चल रहा है, तो हमें उसको और अच्छा दिशा दर्शन करना है। मेरा अनुभव भी ऐसा है कि 4-5 साल तक मैंने सात्विक बाजार करके दुकान खोल के रखा था, और कोरोना के काल में वो बंद करना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन बाद में सतारा में ऐसे बहुत से दुकान खोले हैं, बहुत से लोग तैयार हुए हैं, तैयार हो रहे हैं लोग। हाँ, वो वही चाहते हैं। हाँ, और उन्हें मिलता नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अब ऑर्गेनिक खेती के, सेंद्रीय खेती के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। ये तो देख रहा हूँ मैं 4-5 साल से। अभी तो समीर भाई 40 वर्ष है आपके पास। 40 वर्ष में क्या क्या नहीं हो सकता? 40 वर्ष में सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ और दिख रहा है, बदल दिख रहा है। अभी ये हम ऐसी पीढ़ी है आपके कि 40 मिनट थे, ये सिर्फ अभी का जो समूह बैठा है उसके लिए नहीं, आज की जो बात है ये आने वाले 20-30 वर्षों के लिए, और उसके बाद के भी जो कार्यकर्ता जुड़ेंगे सबके उनके लिए ये बात कैसे काम करना है, किस प्रकार से समय का उपयोग करना है। आचार्य के रूप में जब भी कोई भी कार्यकर्ता भारतीय शिक्षा के माध्यम से स्वयं के परिवर्तन के लिए, खुद के परिवार, बच्चों के परिवर्तन के लिए जुड़ेगा, लेकिन वो पूर्णता कब प्राप्त करेगा, वो आज की इस बात के अंदर है। और बहुत सहज रूप में दूरगामी एक कार्यकर्ता के रूप में हमें कैसे करना है। तो आज का ये जो अभी का सत्र रहा उसके अंदर जैसे एक बात और कही आपने कि 3 वर्ष का अभी इसमें समय है। हम पितामह विद्यापीठ को 12.5 से 30% ले गए, और व्यास विद्यापीठ का जो काम है वो भी कहीं न कहीं 25 तक पहुंचा था। वो भी ये दोनों मिला के जो 62-65% होने चाहिए, तो दोनों मिला के आज के समय में ऐसी स्थिति है कि 30-30, 40-40% दोनों के अंदर काम हो रहा है। और आने वाले ये कोई पैमाना ऐसा तो है नहीं कि 100 पर ही रहेगा, 100 के अंदर काम 120 जैसा भी हो सकता है। तो 40-40% भी इसके अंदर करके जब हम पितामह विद्यापीठ की पूर्ण प्रारंभ करने पर आए, तो लोक शिक्षा वाला जो चल रहा है, जनमानस जो तैयार करना है, ये कहीं ना कहीं 12.5% से ज्यादा हमेशा ही रहेगा। और उस पर हमारे को लगातार 64 तक इसी प्रकार से जनमानस को करना पड़ेगा। उस जनमानस के भी बहुत सारे स्तर हैं, तो उसके अंदर भी जो सीधे सीधे कोई विद्यालय संचालक हैं, कोई शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं में है, कोई नौकरी करने वाले हैं, कोई अपना व्यवसाय उद्योग चलाने वाले हैं, कुछ गृहिणियों का वर्ग होगा जो अपने घरों के अंदर से, तो ये इतना बड़ा जनमानस, उसके अलग अलग स्तर हैं, सबको लेकर के चलना होगा। तो व्यास विद्यापीठ का तो 3 साल में यूं लगता है कि पटरी पर लाएंगे, लेकिन उसकी भूमिका तो आने वाले 40-50-100 वर्ष तक वैसी की वैसी रहेगी कि हमारा जनमानस ऐसा ही रहे जन का। तो वो सारा दारोमदार उसके ऊपर है। पितामही विद्यापीठ के माध्यम से हमने प्रस्थापित कर दिया, गृहिणियां, पिता, दादा, दादी सब मिलकर के पढ़ा रहे हैं, वो तो चलो आ गया, लेकिन वो जनमानस हमेशा बना रहे। तो व्यास विद्यापीठ की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये इन 3 वर्षों के अंदर हमारे को उसके लिए छोटे बड़े जितने भी आयाम तय करके उन सीढ़ियों को चढ़ना रहेगा, तो
उसके लिए जैसा आज आपने कहा, तो चिंतन करने की, उसकी योजना बनाने की तो बहुत गहराई से आवश्यकता है। और आज आपने 2052 से पूर्व कितना कुछ कर लेना है हमारे को, अधिक परिष्कृति हो जानी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी ठोस रूप में आ जानी चाहिए, और ये जो उदाहरण रूप में जो जा रहे हैं वो पक्के हो जाने चाहिए। हमारे जो प्रयोग हम खड़े कर रहे हैं, जितने प्रयोग खड़े करने हैं हम आने वाले 15-20 वर्षों में खड़े कर लें, ताकि अब उसकी रिप्लिका बनाने के लिए जन खुद आगे आए। भाई हमें सब जगह जाकर के तो हम लगा नहीं, पर जन खुद माने कि ये काम तो मेरा है, ये काम मुझे करना होगा। तो वो करने के लिए हमें ऐसे स्पष्टता के साथ में प्रयोगों को भी स्पष्ट करना होगा। तो आज एक अलग ही प्रकार का फेज था ये 40 मिनट के अंदर, बहुत लंबे समय के बाद में सीधे कार्यकर्ताओं से ऐसा लग रहा है। आज तपोवन गुरुकुल का भी अच्छा विस्तार से जैसा अभी वो जैसा हम चाहते थे कि भाई इसमें ये सब होना चाहिए, चित्र स्पष्ट हो वो गया आगे, आपके। हाँ, मैंने तपोवन अभी अपना जो गुरुकुल अंतिम है, सत्र था भाई, प्रश्नोत्तरी के सत्र से पूर्व का चिंतन सत्र में जो अंतिम सत्र था, तो ये वो गियर शिफ्ट होता हुआ लगता है ना किसी का भी कि हाँ अब हम अलग फेज में, अलग आयाम हमारा चेंज हो रहा है, विद्यापीठ के काम का भी, चिंतन का भी आयाम चेंज हो रहा है। तो अभी पिछला 2-4-5 महीने जैसे ये चिंतन सत्र व्यवस्थित होकर के एक ठहराव के साथ में हमारे सबके सामने आ रहा है, तो ये इसके अंदर भी आज की बातचीत में हम कार्यकर्ताओं की दृष्टि से आज की बात काम क्या करना है, वो बहुत एक अलग स्तर का रहा। और तपोवन गुरुकुल में अर्थकरी गुरुकुल ज्यादा रहेंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। तपोवन में तो 2 चीज रहेगी, धर्मकरी शिक्षा यानी ज्ञान गुरुकुल, और दूसरा जो नौकर बनाने वाला गुरुकुल है, तो शासन और प्रशासक को धर्म शिक्षा, क्योंकि शस्त्र, शास्त्र और शील, वो तीनों चीज चाहिए। कला उसमें रहेगी। हाँ। ये हाँ, शस्त्र, शास्त्र, शील। हाँ। हाँ, तीन बातें बताइए, एक अर्थकरी, एक कलाओं की, और एक तपोवन गुरुकुल, ऐसे 3 धाराएं। अर्थ की, तीन संज्ञा अलग-अलग है। अर्थ काम करी की 2 हो जाएगी, एक अर्थ करी, एक काम करी। ऐसे समीर भाई, आज स्थिति क्या है? हमारे ही जैसे लोगों ने ये शिक्षा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है कर करके कितने लोग ऐसे तैयार हो गए कि अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे इस विद्यालय में। आपका ही तो उदाहरण है, लेकिन उनके लिए गुरुकुल नहीं है। हाँ, उपाय नहीं है, इसलिए भेजना गुरुकुल पड़ रहा है। नहीं है, तो गुरुकुल करेंगे तो लोग तो आएंगे। पहले आएंगे। ऐसे जैविक धान्य और पंचगव्य के माने गव्य उत्पाद कितने लोगों को चाहिए है, उत्पादन ही नहीं हो रहा है, तो करने के लिए तो बहुत है। हमारी मुख्य टोली में ऐसे 3 अभिभावक है जो अपने उनको नहीं भेज रहे, मधुसूदन जी, केसरी जी और समीर भाई। अब इनको और राजेंद्र जी, तो ये इनके लिए भी वो पाठ्यक्रम, घर पर आप ये करो, ऐसा ऐसा करो, एक व्यवस्थित, तो ये इन अभिभावकों का भी गुरुकुल वो भी उतना ही आवश्यक है। पितामही विद्यापीठ का ही हिस्सा है कि आपको पहले वर्ष में ये कराना है, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में ये उदाहरण के लिए एक मॉडल विकसित करना कि ऐसा ऐसा पाठ्यक्रम है। कल ही हम इनके साथ गृह गुरुकुल की बात कर रहे थे। गृह गुरुकुल होगा, 10 वर्ष तक की शिक्षा घर में ही और गृह गुरुकुल में, उसके फिर कुछ विभाग होंगे। एक गर्भाधान से 3 मास पूर्व से लेकर जन्म तक का एक विभाग, उसका एक पड़ाव, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का दूसरा पड़ाव, और 10 वर्ष तक का तीसरा पड़ाव। इसे 3 भागों में ये गृह गुरुकुल चलेगा। 3 वर्ष बताया था यार। हाँ, 0 से 3 और 3 से हाँ, 10। 0 से 3, 3 से 5 और 5 से 10, ऐसे 4 उसके रहेंगे। तो हर घर में चलने लगेंगे तो शिशु वाटिकाएं तो बंद ही हो जाएंगी ना सारी, शिफ्ट हो जाओ घर में। तो एक बात आपने जो बताई ना अर्थकरी शिक्षा को लेकर, हाँ, मतलब अर्थ काम हाँ, के लिए जो गुरुकुल चलाना है, तो उसमें अभी हमारी विद्यापीठ का जो शोध अनुसंधान का कार्य चल रहा है, उसमें ये सब अपनी जो विद्याएं थी इस उद्योग को चलाने के लिए, और भी बहुत सारी विद्याएं कुशलता को प्राप्त करने के लिए थी,
उन विधियों के जो अभी है कुशल कारीगर है या तो उन विधियों के ग्रंथों है, उनका भी हमें अभी विचार करना चाहिए। उन ग्रंथों का भी प्रकाशन विद्यापीठ में होना चाहिए, ऐसा मुझे अभी आप बात करें तो तभी लगा। अभी बहुत सारी विद्याएं अभी हमारे ग्रंथों में नहीं आई है, अभी जो प्रकाशित हुए उन ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी विद्याएं थी। जैसे ये बर्तन बनाने की जो है, माने उत्पादन के सारे विद्याएं, हाँ, उत्पादन तो उसमें ये नहीं आया है। तो वो सब वैसे हम बोलेंगे तो वो फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान के विद्याएं है, तो यो नहीं, वो उसके तत्व की शिक्षा वो उसमें आएंगी भौतिक विज्ञान में। ये तो अप्लाइड भौतिक विज्ञान है सारा। हाँ, कारीगरी है हाँ। वो अप्लाइड भौतिक विज्ञान ही तो है। पंचमहाभूतों से संबंधित तो है सारे उद्योग ये। तो उनको मतलब ये धर्मकरी मतलब धर्म को केंद्र में रख के हमारा अर्थार्जन मतलब करना है, तो ये उसमें भी ये विद्या ये सब काम आएगी। हाँ, धर्मानुकूल हाँ, धर्मानुकूल अर्थार्जन। अर्थकरी शिक्षा धर्मानुकूल तो होनी ही चाहिए। हाँ, तो उसके लिए यही हमारा जो विद्या अभी हमारे पास है, उनको ही हमें पुनः जीवित करने के लिए उनके ग्रंथों को प्रकाशित करना पड़ेगा। इसका भी अभी ये आह्वान भी हमें विद्वज्जनों के सामने करना चाहिए, रखना होगा। तो इसके पहले हम सब लोगों को बैठकर एक चित्र, जिसको आजकल आप फ्लो चार्ट कहते हैं, ऐसा एक बनाना होगा। इसका भी एक वृक्ष शाखा प्रशाखाओं सहित एक तैयार करना होगा। वो राम विद्यापीठ के अंतर्गत होगा। उसके बाद हमको क्या कब कब करने की आवश्यकता है, ऐसी योजना बनानी होगी। कार्य योजना की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा काम होगा। कार्य योजना बनाने के बाद किसको कब क्या कैसे काम करना है उसका निरूपण होगा। बाद में जिनको कहना है कि आप ग्रंथ लिखो वो ग्रंथ लिखेगा, किसको कहना है अब कृषि गुरुकुल चलाओ वो कृषि गुरुकुल चलाएगा। मैंने आरती बहन जोशी अपनी है, उनके साथ और हितेश भाई उनके श्रीमान जी, उनके साथ मैंने चर्चा की। वो भी गुरुकुल तो कह रहे हैं। कौन सा गुरुकुल होगा? कृषि गुरुकुल और गोपालन गुरुकुल। गो कृषि, हाँ, गो कृषि गुरुकुल। वो खेती कृषि के लिए 10 छात्र रखेंगे ना, तो आज उनको गोपालक भाग जाते हैं वो समस्या भी नहीं आएगी। 5 छात्रों को रखो गोपालन सीखने के लिए। आप सिखाओ कृषि सीखने के लिए 5-10 छात्र रखो। हितेश भाई उनको कृषि सिखाएंगे तो कृषि करेंगे भी और सीखेंगे, करके ही तो सीखेंगे। इनकी समस्या गोपालकों की और जो भाग्य हैं उनकी दूर हो जाएगी। इनको कृषि और गोपालन सीखने को मिलेगा, अच्छा काम होगा और 10 वर्ष के बाद वो अपनी खेती करेंगे, अपना गोपालन करेंगे। यहाँ प्रतिवर्ष नए छात्र आते जाएंगे। 5 भी छात्र हैं तो कृषि गुरुकुल अच्छा चलेगा। अर्थकरी शिक्षा भी अर्थ निरपेक्ष और अर्थ संपादन करने वाली शिक्षा हो जाएगी। आप विचार करो, 10 छात्र यदि हैं 12 वर्ष के, तो हितेश भाई का कितना पैसा बचेगा? बचेगा नहीं, बचेगा। इनको तो रहने खाने की सिखाने की व्यवस्था करनी होगी, ये तो ठीक है, परंतु ये तो घर के लोगों की तरह रहेंगे, कृषि सीखेंगे। सीखने का पैसा इनको देना नहीं है, भोजन निवास का खर्चा देना नहीं है, इनका भी बचेगा। उनका भी वो भाग्य को सैलरी देना नहीं और माथापच्ची करना नहीं है और भय में रहना ही है कि ये कब भाग जाएंगे, वो भी नहीं होगा। पैसा इनका भी बचता है, इनका भी बचता है और काम दोनों का होता है। ये उत्पादन भी होता है, इनको शिक्षा भी प्राप्त हो रही है। ये तो अभी ताई बस ये साइकिल शुरू करना है। शुरू अभी साइकिल का जो पहला पहिया चलेगा तो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में ताई कुछ यूनिट्स मतलब अलग अलग विभाग है उनको इंटीग्रेट करने से ये सरलता से चलेगा। तो ऐसे इंटीग्रेट करने वाले 2-3 ग्राम गुरुकुल, हाँ, ग्राम गुरुकुल इन सबको इंटीग्रेट करेगा।
वही आज सुविनय जी कह रहे हैं ना, विभिन्न विभिन्न एक गांव में गुरुकुल होंगे, यही होंगे कि कृषि गुरुकुल भी है, गोपालन गुरुकुल भी है, कुम्हार का गुरुकुल है, ये सारे हैं। इन सब को धर्म के सूत्र में बांधने वाला ग्राम गुरुकुल है। बढ़िया। ग्राम गुरु, एक गांव पूरा खड़ा हो जाएगा उत्पादन केंद्र के रूप में और सभी विद्याओं के गुरुकुल चलेंगे। ऐसे गांव हमारे थे। यही भारत के ग्राम का मॉडल तो यही है कि ऐसा ही था। अब युगानुकूल हमें उसमें इनोवेशंस करने होंगे, वो तो हमेशा करने होते हैं। कोई आज ही करने हैं ऐसा नहीं है, हमेशा करने होते हैं। तीनों चीजें, वर्तमान समय से बचने वाला भी तैयार करना पड़ेगा, वर्तमान समय में लड़ने वाला भी तैयार करना पड़ेगा, और वर्तमान समय के अंदर अपनी बात स्थापित करने वाला भी तैयार करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें करेंगे तब वो युगानुकूल हम सस्टेन भी कर पाएंगे और विकसित भी हो पाएंगे। ठीक है, तो कल इस पर थोड़ी सी अपन संभव हुआ तो कल और चर्चा कर लेते हैं। बहुत गहरी बात हुई है, तो ये इस पर जो 4-5